नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इश्तियाक अहमद और आप देख रहे हैं न्यूज़। स्वागत है आपका अपना उत्तर प्रदेश में। रुक करेंगे उत्तर प्रदेश की तमाम खबरों की तरफ और वहीं बढ़ेंगे यूपी की खबर की तरफ, जहां पर यूपी विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने लोक कल्याण संकल्प पत्र जारी कर दिया और इस दौरान गृह मंत्री अमित शाह, यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ धर्मेंद्र प्रधान और वहीं अनुराग ठाकुर समेत कई दिग्गज नेता मौजूद है। और वहीं आपको बता दें कि इस घोषणा पत्र में क्या क्या बीजेपी की तरफ से वादे किए गए हैं। और वहीं आपको बता दें कि इससे पहले आपको यह भी बता दें कि करके दिखाया है नाम से नया चुनावी सॉन्ग भी लॉन्च किया गया। और वहीं आपको बता दें कि सबसे पहले बीजेपी ने गन्ना किसानों को और वहीं आपको ग्राफिक्स के जरिए समझा दें कि कैसे क्या क्या उन्होंने वादे किए हैं। और वहीं आपको बता दें कि अगले 5 साल कभी भी किसानों के लिए सिंचाई के लिए उन्हें मुफ्त वो दी जाएगी और गन्ना किसानों को 14 दिन के भीतर उनका भुगतान होगा। अगर गन्ना किसान भुगतान में देरी होगी तो उन्हें ब्याज भी मिलेगा। और इसके अलावा आपको बता दें कि उज्ज्वल योजना के अंतर्गत होली और दिवाली पर एक एक मुफ्त सिलेंडर दिए जाएंगे। और वहीं आपको बता दें कि 60 साल से अधिक उम्र की महिलाओं को मुफ्त यात्रा और हर विधवा और निराश्रित महिला को 1500 रुपये प्रति महीने की पेंशन भी मिलेगी। और वहीं आपको बता दें कि बीजेपी की तरफ से यह भी दावा किया गया कि हर परिवार को कम से कम एक रोजगार प्रदान करेंगे। और इसके अलावा मेगा फूड पार्क बनाए जाएंगे और इसके अलावा एम्बुलेंस और एमबीबीएस की सीटों को दुगना भी किया जाएगा। और इसके अलावा लव जिहाद रोकने के लिए 10 साल की सजा और 1 लाख रुपए जुर्माने का प्रावधान किया गया। और इसके अलावा मां अन्नपूर्णा कैंटीन बनाकर गरीबों को सस्ता खाना दिया जाएगा। और इसके अलावा कॉलेज जाने वाली मेधावी छात्रों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए रानी लक्ष्मीबाई योजना के अंतर्गत मुफ्त स्कूटी भी दी जाएगी। और इसके अलावा 25,000 करोड़ की लागत के साथ मुख्यमंत्री कृषि सिंचाई योजना शुरू होगी। और इसके अलावा किसानों को आलू, टमाटर और प्याज जैसी सभी फसलों पर न्यूनतम मूल्य सुनिश्चित होगा। और वहीं आपको बता दें कि बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में कई वादे किए हैं, जो अगर बीजेपी की सरकार बनती है तो हर महीने लोगों को 14 दिन के अंदर किसानों का भुगतान होगा। और वहीं आपको बता दें कि अगर 14 दिनों के अंदर गन्ना किसानों का भुगतान नहीं होता है तो उन्हें ब्याज के हिसाब से भुगतान किया जाएगा। और वहीं आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए आज शाम प्रचार भी थम गया। और पहले चरण में प्रदेश के 11 जिलों जैसे शामली, मेरठ, मुजफ्फरनगर, बागपत, हापुड़, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, बुलंदशहर, मथुरा, आगरा और अलीगढ़ की कुल 58 सीटों के लिए 10 फरवरी को चुनाव होगा। और वहीं बढ़ेंगे अगली खबर की ओर, जहां पर समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका मिला है। और दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने आज आजम खान को अंतरिम जमानत देने से मना कर दिया। और गौरतलब है कि चुनाव प्रचार में हिस्सा लेने के लिए आजम खान ने सर्वोच्च अदालत में अंतरिम जमानत की याचिका दायर की थी। और सुप्रीम कोर्ट ने आजम खान से इलाहाबाद हाईकोर्ट में अपनी मांग रखने के लिए कहा है। और शीर्ष अदालत में आज सुनवाई के दौरान आजम खान के वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि हाईकोर्ट में कई महीनों से याचिका लंबित है, लेकिन सुनवाई नहीं हो रही। और इस पर सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट से कहा कि वो जल्द से जल्द मामले में सुनवाई की कोशिश करे। और गौरतलब है कि रामपुर से सपा सांसद आजम खान करीब 2 साल से यूपी की सीतापुर जेल में बंद है और उन्हें फरवरी 2020 में उनके बेटे और पत्नी के साथ जमीन हथियाने, अतिक्रमण करने सहित फर्जी जन्म प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने जैसे कई मामलों में गिरफ्तार किया गया था। हालांकि बाद में उनकी पत्नी और बेटे को जमानत मिल गई थी। और वहीं आजम खान ने सुप्रीम कोर्ट में दायर अंतिम जमानत की याचिका में कहा था कि राज्य सरकार द्वारा उनके खिलाफ दर्ज मुकदमों में अभियोजन प्रक्रिया को खामखा लटकाया जा रहा है, क्योंकि वो चुनाव प्रचार में शिरकत ना कर सके। और वहीं आजम खान ने यह भी कहा था कि उन्होंने यूपी की अदालतों में जमानत के लिए 3 अलग अलग अर्जी दाखिल की हुई है, लेकिन सरकार का अभियोजन विभाग इसमें जानबूझकर लापरवाही बरत रहा है। और आजम खान के मुताबिक सरकार नहीं चाहती है कि वो किसी भी हाल में चुनाव प्रचार के लिए जेल से बाहर आए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने भी आजम खान की जमानत याचिका को नामंजूर कर दिया है।
यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी गर्माहट पूरे शवाब पर है। वहीं समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव के समर्थन के लिए पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी यूपी में। तो वहीं इस दौरान अखिलेश यादव और ममता बनर्जी ने आज साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और इस दौरान ममता ने जमकर योगी सरकार पर निशाना साधा और हाथरस, उन्नाव जैसी घटना और कोविड के दौरान यूपी में गंगा में फेंके गए शव मामले का जिक्र भी किया। और साथ ही ममता बनर्जी ने कहा कि इस सब के लिए जिम्मेदार लोगों को इतिहास कभी माफ नहीं करेगा। योगी जी, जब ये सब हो रहा था तब आप कहाँ थे? और ममता बनर्जी ने योगी जी से सवाल भी पूछे और वहीं योगी को उत्तर प्रदेश की जनता से माफी मांगनी चाहिए, ये ममता बनर्जी की तरफ से कहा गया। और इसके साथ ही ममता बनर्जी ने लोगों से अखिलेश सरकार के लिए वोट करने की भी अपील की और प्रेस वार्ता के दौरान एक बार फिर फुटबॉल भीड़ की ओर उछाल दी और यूपी में खेला होबे के साफ संकेत दिए गए। तो रोशनी ले आइए, और उत्तर प्रदेश का रोशनी कौन ले आ सकता है? अखिलेश ले आ सकता है, उसको टीम ले आ सकता है, वो सबको साथ मिलके काम करता है। ये सबसे बड़ा उसका हम अप्रिशिएट करते हैं। इसी के लिए देखिए, हम गोवा में भी हमारा पार्टी लड़ते हैं, लेकिन मैंने नहीं गया, मैं यूपी में आया इसी के लिए कि यूपी की लड़ाई इज्जत का लड़ाई है। यूपी में अगर अखिलेश जीत जाएंगे, समाजवादी पार्टी जीत जाएंगे, आप वेस्टर्न यूपी फास्ट वोट करेंगे। आप रास्ता दिखा दीजिए, आप दिशा दिखा दीजिए, और प्रांत यूपी का आपको ही फॉलो करेगा। यू लीड एंड ऑल विल बी द लीडर। आपको लेके हर आदमी एक साथ में काम करेगा, ये मेरे को पूरा विश्वास। और वहीं अब खबर उत्तर प्रदेश में कोरोना स्थिति को लेकर है, जहां पर उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोविड-19 से 15 लोगों की मौत हुई है, जबकि कोरोना वायरस से 2779 लोगों के संक्रमित होने की पुष्टि हुई है। और स्वास्थ्य विभाग द्वारा रविवार को जारी बुलेटिन के अनुसार पिछले 24 घंटे में संक्रमण के 2779 नए मामले सामने आए और साथ ही राज्य में अभी तक कुल 20,44,517 लोगों के संक्रमित होने की पुष्टि हो चुकी है। और वहीं संक्रमण से 15 लोगों की मौत होने के साथ ही महामारी से मरने वालों की संख्या बढ़कर 23,318 हो गई। और बुलेटिन के अनुसार पिछले 24 घंटे में लखनऊ, वाराणसी, हरदोई, चंदौली और बलिया में संक्रमण से 2-2 लोगों की मौत हुई, जबकि गाजियाबाद, मेरठ, हापुड़, गोंडा और बस्ती में एक मरीज की मौत हुई है। और राज्य में पिछले 24 घंटे में 7,117 मरीज संक्रमण से मुक्त हुए और राज्य में अभी तक कुल 19,93,043 मरीज संक्रमण मुक्त हुए। और पिछले 24 घंटे में प्रदेश में 1,78,355 नमूनों की जांच की गई और अब तक 10,06,00,000 से ज़्यादा नमूनों का परीक्षण किया जा चुका है। और राज्य में इस वक्त कोरोना वायरस से संक्रमित 28,156 मरीजों का इलाज जारी है। और इसके अलावा आपको बता दें कि प्रदेश में कोरोना मरीजों की संख्या में तेजी से गिरावट हुई है और राज्य में 17 जिले ऐसे हैं जहां 10 से कम कोरोना के केस मिले और राज्य में कोरोना के संक्रमण की दर लगातार घटती जा रही है। और प्रदेश में 5 ऐसे जिले हैं जहां एक्टिव केसों की संख्या 100 से भी कम है। इटावा जसवंत नगर विधानसभा में अपने समर्थकों के बीच सपा प्रसपा गठबंधन को लेकर केवल एक सीट मिलने को लेकर शिवपाल सिंह यादव का दर्द सामने आया और शिवपाल ने अपने समर्थकों से कहा कि हमने बीजेपी को हटाने के लिए अपनी पार्टी का त्याग और बलिदान कर दिया और हमने तो अखिलेश से 100 सीटें मांगी थी, लेकिन मिली बस 1 सीट और अब इसका बदला मुझे प्रदेश में सबसे बड़ी जीत कराकर देना है। और चाचा शिवपाल ने कहा कि भतीजे अखिलेश से मेरा कंपटीशन अब इस बात का है कि देखें किसकी बड़ी जीत होती है। और जसवंत नगर सीट से मेरी अखिलेश की करहल से। और वहीं प्रसपा के प्रदेश उपाध्यक्ष रघुराज शाक्य के बीजेपी में जाने को लेकर उन्होंने कहा कि वो टिकट न मिलने से नाराज चल रहे थे। और शिवपाल सिंह का अपनी विधानसभा जसवंत नगर में एक मीटिंग के दौरान सपा गठबंधन से सीट न मिलने को लेकर समर्थकों के बीच दर्द जुबां पर आ गया
और वहीं शिवपाल ने कहा कि मैंने अपनी पार्टी का त्याग और बलिदान कर दिया और हमने प्रदेश में अपना रथ लेकर भी निकले, जगह जगह पूरे प्रदेश में स्वागत भी हुआ और पूरे प्रदेश में लोगों का कहना था कि एक हो जाओ, इसलिए हमने बीजेपी को हटाने के लिए त्याग किया और 1 साल पहले हमने 100 प्रत्याशियों की घोषणा कर दी थी और तब कहा गया कि ये ज़्यादा है, तब मैंने उसमें से 65 की सूची कर दी। और शिवपाल ने आगे कहा कि जब अखिलेश से बात हुई तब उन्होंने कहा कि ये ज़्यादा है, तब उसको 45 कर दिया गया और फिर भी उसको ज़्यादा बताया गया और जब लिस्ट आई तो केवल 1 सीट निकली और हमने कहा कि हमारे जीतने वालों को टिकट दे दो। अगर समीक्षा होती तो हमारे 20 लोग जीत कर सामने आते, लेकिन ये नहीं हुआ और अब इसका बदला ऐसे लेना है कि प्रदेश में मेरी सबसे बड़ी जीत होकर आए। और शिवपाल ने कहा कि अब हमारे और अखिलेश के बीच कंपटीशन है कि बड़ी जीत किसकी होगी। वहीं बहराइच सदर विधानसभा की बीजेपी प्रत्याशी अनुपमा जायसवाल के नामांकन में बहराइच पहुंची बीजेपी नेत्री अपर्णा यादव ने राजपूतों पर तंज कसते हुए कहा कि अब तक जितनी भी लड़ाइयां हुई हैं उसमें राजपूतों से आगे यादव रहे हैं और उन्होंने ये भी कहा कि हमारे लिए पार्टी से बढ़कर राष्ट्रवाद है और इसके लिए हमने राजनीति के लिए भारतीय जनता पार्टी को चुना है। और जनता को संबोधित करते हुए अपर्णा यादव ने यह भी कहा कि अब तक जितने सरकारें रही हैं सभी सरकारों में गुंडा राज का बोलबाला रहा। आपको किस तरीके की सरकार चाहिए, दंगा कराने वाली या दंगा रोकने वाली? तो किसको चुनेंगे आप? बटन आपका कहाँ लगेगा? मैं आपसे बार बार कह रही हूँ कि लोगों के बातों में आप ना आइएगा, क्योंकि भड़काऊ लोग भड़काऊ भाषण देने वाले। बहराइच में मंगलवार को ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर प्रत्याशी राशिद जमील में नामांकन पत्र दाखिल किया और जहां मीडिया से मुखातिब होने के दौरान राशिद जलीम ने एक बड़ा बयान दे दिया और उन्होंने कहा कि आज अगर हमारे जैसे लोग ना होते तो लोग एनआरसी के कागज़ तैयार करा रहे होते और हमारे जैसे लोगों ने सड़क पर उतरकर घर घर जाकर लोगों को जागरूक करने का काम किया है और साथ ही सरकार द्वारा जिन लोगों पर 2-2 लाख का नोटिस भेजा गया उनका मुकदमा निःशुल्क लड़ने का काम भी किया गया है। देखिए, बहराइच जो है उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे पिछड़ा जिला, शिक्षा में भी, आर्थिक क्षेत्र में भी, और बहराइच हर मामले में बहुत पिछड़ा हुआ है। यहाँ पर 25 साल से लोग कोई सपा को हराने के लिए वोट दे रहा है और कोई भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए वोट दे रहा है। लेकिन राशिद जमील ने अगर नॉमिनेशन कराया है तो बहराइच की जो आने वाली नस्लें हैं, यहाँ की जो नौजवान है, जो पीढ़ी आने वाली है, तो हम उसको और वहीं बहराइच में सोमवार को पूर्व बेसिक शिक्षा मंत्री और बीजेपी सदर विधायक अनुपमा जायसवाल ने नामांकन पत्र दाखिल किया और उन्होंने मीडिया से मुखातिब होने के दौरान कहा कि 22 साल तक बहराइच सदर में एक ही परिवार गद्दी पर रही, जिसके बाद अब परिवर्तन हुआ है और जब उनसे उनके हो रहे विरोध को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने बताया कि विरोध उनका ही होता है जो कुछ काम करते हैं और उन्होंने कहा कि 2 साल तो कोरोना के भेद चढ़ गया और वहीं बाकी बचे हुए साल में हमारे द्वारा कार्य किया गया है और उन्होंने आगे कहा कि अब आगे से लोगों को किसी भी तरह की शिकायत का मौका नहीं दिया जाएगा। सब जानते हैं कि 22 वर्षों तक लगातार एक ही पार्टी का, एक ही परिवार का कब्जा बहराइच जनपद में रहा। बहराइच 286 सदर विधानसभा पर रहा। अगर इन्होंने कुछ किया होता तो हमें कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। लेकिन 5 वर्ष के कार्यकाल में जब 2 साल कोरोना के भेंट चढ़ गए, बचे हुए समय में हम लोगों ने, हमारे कार्यकर्ताओं ने पूरी निष्ठा के साथ जनता की सेवा करने का काम किया। जहां कहीं भी रह गया है, बड़ी विनम्रता के साथ ऐसे लोगों को मैं कहती हूं कि जो भी रह गया, 3 साल का समय कोई बहुत ज्यादा समय नहीं होता है। कोरोना के कारण एक महामारी आई जिससे उतना काम नहीं कर मिला। हम लोग कोरोना से लोगों को बचाने में जुटे। वहीं पुलिस के हाथ बड़ी कामयाबी लगी है। दरअसल जनपद में एटीएम कार्ड बदलकर लोगों से ठगी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए 2 शातिर अंतर जनपदीय बदमाशों को 21 एटीएम कार्ड, 3,650 रुपये और एक एंड्रॉयड फ़ोन सहित गिरफ्तार कर लिया गया। और वहीं आपको बता दें कि हिंदुस्तान
लीवर के सामने कासगंज रोड पर 10 जनवरी को एक युवक द्वारा एक्सिस बैंक एटीएम से रुपए निकालने गए उस युवक से किसी अज्ञात व्यक्ति ने एटीएम बदलकर 50,000 रुपए निकाल लिए और 10,000 फिलिंग स्टेशन पर कार्ड से पेमेंट किया गया और इस सूचना पर थाना कोतवाली नगर पर अज्ञात पंजीकृत किया गया और आरोपी को अब गिरफ्तार भी कर लिया गया है। वहीं प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के नेता और 2 बार सांसद रहे रघुराज सिंह शाक्य ने पार्टी छोड़ दी। वो सोमवार को अपने समर्थकों के साथ बीजेपी में शामिल हो गए और उनसे पहले प्रसपा के नेता और समाजवादी पार्टी की सरकार में मंत्री रहे शिव कुमार बैरिया भी बीजेपी में शामिल हो गए थे और इससे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और प्रसपा के गठबंधन के लिए एक झटका माना जा रहा है। और शाक्य प्रसपा प्रमुख शिवपाल सिंह यादव के गृह जिले इटावा के रहने वाले थे और रघुराज सिंह ने सोमवार को लखनऊ में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य की मौजूदगी में बीजेपी की सदस्यता ली और शाक्य को शिवपाल सिंह यादव का बेहद करीबी माना जाता था और वह प्रसपा के प्रदेश उपाध्यक्ष के पद पर भी थे और शाक्य 1999 और 2004 में समाजवादी पार्टी के टिकट पर सांसद भी चुने गए थे और उन्होंने 2012 में सपा के टिकट पर इटावा सदर सीट से विधानसभा का चुनाव भी जीता था और इस बार भी वो इटावा सदर सीट से विधानसभा चुनाव की तैयारी कर रहे थे और प्रसपा सपा का गठबंधन होने के बाद उन्होंने टिकट की दावेदारी भी की थी, लेकिन सपा ने वहां से सर्वेश शाक्य को मैदान में उतार दिया और वो पूर्व सांसद राम सिंह शाक्य के बेटे हैं और रघुराज सिंह शाक्य ने 27 जनवरी 2017 को समाजवादी पार्टी से इस्तीफा भी दे दिया था और उनका कहना था कि परिवार की लड़ाई में सपा संस्थापक मुलायम सिंह यादव को अपमानित किया गया है। संसद में बजट सत्र के दौरान राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा का जवाब देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को कोरोना काल में प्रवासियों को लेकर जो बातें कही उसे दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने झूठा करार दिया और केजरीवाल ने पीएम के बयान का वीडियो साझा कर कहा कि प्रधानमंत्री जी का ये बयान सरासर झूठ है और इसके बाद उनके और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बीच ट्विटर वॉर छिड़ गई और दिल्ली के सीएम ने यूपी के अपने समकक्षीय मुख्यमंत्री को इसके बाद निर्दलीय और क्रूर शासक करार दिया, जबकि सीएम योगी ने उन्हें झूठा बताते हुए कहा कि उन्होंने जबरदस्ती श्रमिकों को दिल्ली से कोरोना काल में भगाया और दिल्ली सीएम ने ट्वीट करते हुए कहा कि देश उम्मीद करता है कि जिन लोगों ने कोरोना काल की पीड़ा को सहा, जिन लोगों ने अपनों को खोया, प्रधानमंत्री जी उनके प्रति संवेदनशील होंगे और लोगों की पीड़ा पर राजनीति करना प्रधानमंत्री को शोभा नहीं देता और उनकी पार्टी की तरफ से भी ट्वीट कर पीएम मोदी के बयान को झूठ बताया गया और इसके बाद यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिल्ली के अपने समकक्षीय अरविंद केजरीवाल पर हमला बोला और सीएम योगी ने ट्वीट करते हुए कहा कि अरविंद केजरीवाल का आदरणीय प्रधानमंत्री जी के बारे में आज का बयान घोर निंदनीय है और अरविंद केजरीवाल को पूरे राष्ट्र से माफ़ी मांगनी चाहिए और गोस्वामी तुलसीदास जी ने उनके जैसे लोगों के बारे में ही कहा है कि झूठा ही लेना, झूठा ही देना, झूठा ही भोजन, झूठ चबेना। इस ट्वीट के बाद सीएम योगी ने एक और ट्वीट किया जिसमें उन्होंने लिखा, सुनो केजरीवाल, जब पूरी मानवता कोरोना की पीड़ा से करहा रही थी उस समय आपने यूपी के कामगारों को दिल्ली छोड़ने पर विवश कर दिया और छोटे बच्चों और महिलाओं तक को आधी रात में यूपी की सीमा पर असहाय छोड़ने जैसा अलोकतांत्रिक और अमानवीय कार्य आपकी सरकार ने किया और आपको मानवता द्रोही कहे या यूपी सीएम के इस ट्वीट के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री ने भी ट्विटर पर उन्हें निशाना साधते हुए क्रूर शासक करार दिया और केजरीवाल ने ट्वीट कर कहा कि सुनो योगी, आप तो रहने ही दो। जिस तरह यूपी के लोगों की लाशें नदी में बह रही थी और आप करोड़ों रुपए खर्च करके टाइम्स मैगजीन में अपनी झूठी वाहवाही के विज्ञापन दे रहे थे और आप जैसा निर्दयी और क्रूर शासक मैंने नहीं देखा। अमरोहा के हसनपुर में पहुंचे असदुद्दीन ओवैसी ने पीएम मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहित समाजवादी पार्टी पर जमकर निशाना साधा और ओवैसी ने कहा कि पीएम मोदी चीन का नाम लेने से भी डरते हैं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को तो मौसम वैज्ञानिक होना चाहिए था
और हसनपुर में जनसभा को संबोधित करते हुए ओवैसी ने गृह मंत्री अमित शाह द्वारा संसद में दिए गए बयान पर कहा कि वो मुझे सिक्योरिटी देने की बात करते, लेकिन मैंने सिक्योरिटी लेने से साफ इनकार कर दिया, क्योंकि मेरे लिए मेरे लोग सलामत रहे तो मैं सलामत रहूंगा। और उन्होंने अमित शाह का शुक्रिया अदा किया और कहा कि आप मुझे जेड कैटेगरी की सुरक्षा मत दीजिए, बल्कि ए कैटेगरी का शहर बनाइए। और ओवैसी ने इशारों में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी पर निशाना साधा और कहा कि हमारे देश के प्रधानमंत्री चीन का नाम लेने से भी डरते हैं। और इसके अलावा उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर भी निशाना साधते हुए कहा कि मुख्यमंत्री के द्वारा दिए गए बयान पर उन्होंने कहा कि आपको तो मौसम वैज्ञानिक होना चाहिए था। ओवैसी ने हसनपुर से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी मुखिया गुर्जर पर भी निशाना साधा। उन्होंने मुखिया गुर्जर को आरएसएस का प्रत्याशी बताया और क्षेत्र के लोगों से उनको वोट नहीं देने की अपील की। और उन्होंने कहा कि आप मजलिस के प्रत्याशी को जिताइए। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए आर्या न्यूज के साथ।